तो चलते हैं उस सीन पर जहां मैं सिर्फ एक क्वेश्चन पे अटका हुआ था कि क्या मैं अब आशान का एक रेगुलर बॉयफ्रेंड बन जाऊंगा? इंटर्नशिप के बाद यहाँ आ पाऊंगा या नहीं? पर यांग कोंगशान ने तुरंत जवाब नहीं दिया। उसने बियर कॉफी टेबल पर रखी और एक अजीब सी साइलेंस में चला गया। उसके एक्सप्रेशन देख के मेरा दिल धक से रह गया। और फिर उसने बोला, मुझे शुरू से ही हाँ नहीं कहना चाहिए था। मैं लिटरली फ्रीज हो गया। मतलब क्या? मेरे दिमाग में तुरंत सारी वर्स्ट केसेस सिनेरियोज आने लगे। तभी उसने कहा, मुझे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप्स पसंद नहीं। मेरा पॉप्सिकल मेल्ट हो चुका था। उसकी लिक्विड फॉर्म मेरी उंगलियों से टपक रही थी, पर मैं उसे इग्नोर करके फाइट बैक करने लगा। पर मैं विंटर और समर वेकेशंस में आ सकता हूँ ना? मैंने तुरंत बोला, ऑलमोस्ट प्लीड करते हुए। उसने 1 सेकेंड रुक के हाथ बढ़ाया और मेरा मेल्टेड पॉप्सिकल लेके अपनी बियर के ऊपर रख दिया, शायद थोड़ा ठंडा करने के लिए। फिर बोला, मुझे मुझसे छोटे लवर्स भी पसंद नहीं। आउच! चुभा, लेकिन मैं पीछे नहीं हटा। मैं बोला, तो मैं मैच्योर होने की कोशिश करूंगा। मैं वादा करता हूँ। उसने टिश्यू निकाला और बिना कुछ बोले मेरे फिंगर्स जेंटली वाइप करने लगा। और फिर उसने नजर उठा के पूछा, तुम्हें मुझसे इतना प्यार है? रूम के दूसरी तरफ टीवी के अंदर चीयर्स गूंज रहे थे, क्राउड का शोर, कमेंटेटर की आवाज, सब कुछ एक साथ। लेकिन मेरे दिल के अंदर ऐसा लग रहा था जैसे कोई फाइनल मैच में हार गया हूँ। इतने साल, इतना वेट, और अब जब फाइनली लाइक नाम की चीज मिली तो पता चला ये चीज तो दिल में ही रह जाती है, निकलती ही नहीं। मैं पसंद करता हूँ तुम्हें, मैंने धीरे से बोला। पहली बार किसी को इतना पसंद करता हूँ। यान कोंगशान चुप था, सिर्फ उसकी आईलैशेस का शैडो और नोज ब्रिज दिख रहा था, बस इतना ही। पर उस छोटी सी झलक में भी मैं समझ नहीं पा रहा था वो खुश है या गुस्सा। और तभी उसने पूछा, क्या फूबुई से भी ज्यादा? मैं लिटरली चौंक गया था। फूबुई का अब क्या लेना देना भाई? मैं उसे नहीं, तुम्हें पसंद करता हूँ, मैंने तुरंत जवाब दिया, थोड़ा शेकी वॉइस पर पूरा दिल उसमें डाल के। मैं उसके लिए कुछ महसूस नहीं करता, अब नहीं। यान कोंगशान के लिप्स के कॉर्नर हल्के से कर्व हुए, एक स्माइल जो क्लियर नहीं थी पर फील होती थी। फिर वो बोला, मुझे लॉन्ग डिस्टेंस पसंद नहीं, ना ही मुझे छोटे लवर्स पसंद है। मुझे तुम्हारे साथ एग्री ही नहीं करना चाहिए था। थोड़ा पॉज लिया, आंखें उठाई और ऐड किया, लेकिन मैं टेम्पटेशन से बच नहीं पाया। हाँ, क्या मैं सही सुन रहा हूँ? तभी वो बोला, सो अब उन दोनों बातों का कुछ मतलब नहीं है। तभी जैसे सिंड्रेला का मिडनाइट बेल बज गया हो और उस मोमेंट में उसका ट्रू कलर सामने आ गया। उसके हेड के ऊपर का मूड सडनली एक पिंक ग्लो में बदल गया। वो सॉफ्ट, वार्म और थोड़ा शाय सा कलर जो मैंने उसमें कभी नहीं देखा था। मैं लिटरली ब्लिंक करता रहा, कंफर्म करने के लिए कि ये इल्यूजन तो नहीं है। और मुझे लगा पिंक इतना खूबसूरत भी हो सकता है। तभी टीवी पर एक लाउड गोल की चीयर आई और वो सीधा स्क्रीन की तरफ देखने लगा। मैंने मुंह बनाया, अरे तुम अभी सीरियस बात कर रहे थे ना? मैंने फिर उसका फेस हाथ से अपनी तरफ टर्न करके कहा। और फिर यान कोंगशान ने ब्लिंक किया जैसे उसे अमनीशिया हो गया हो। हाँ, क्या फिर? मैं थोड़ा एंग्जियस हो गया। हल्का सा टीजिंग टोन में मैंने बोला, तो फिर तुमने रजिस्ट नहीं किया? फिर उसने मेरी तरफ देखा, जैसे फाइनली समझ गया कि मैं किस बात की तरफ हिंट कर रहा हूँ। और फिर वो धीरे से मेरे पास आया, वॉइस हल्की सी हंसी के साथ बोला, तो मुझे तो फिर लॉन्ग डिस्टेंस लव करना पड़ेगा ना, एक ऐसे लवर के साथ जो मुझसे छोटा है। शायद मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, बस इतना सिंपल। कोई ग्रैंड कन्फेशन नहीं, सिर्फ एक काम सेंटेंस जो अंदर जाके धमाका कर गया। मैं थोड़ा हंसा, थोड़ा कंफ्यूज हुआ, बस इतना। वो भी हंसा, हाँ बस इतना। पर सच में दोनों के बीच कुछ सेकंड्स के लिए साइलेंस था, सिर्फ म्यूटेड टीवी और एक स्लो हार्ट बीट। उस मोमेंट में मुझे लगा
शायद यही लाइक का रियल फॉर्म होता है। न ड्रामा, न टेंशन, सिर्फ एक सॉफ्ट फीलिंग जो दिल के अंदर क्वाइटली ब्लूम करती है। उसके लास्ट वर्ड्स लिप्स के बीच में कहीं मेल्ट हो गए और हम दोनों के बीच का डिस्टेंस एक किस के अंदर डिसॉल्व हो गया। वो पिंक हेड वैल्यू सिर्फ एक छोटी सी झलक देकर फिर से गायब हो गई थी। ठीक है, बट नाउ आई नो ये मोमेंट सिर्फ एक सिंपल ग्लिम्स लेकिन परफेक्ट था। उसके हाथ थोड़े स्टिकी थे और उसका फेस लिटरली स्वीट लग रहा था। कभी वो ज्यादा डोमिनेंट होता था, लेकिन आज मैं खुद उसके आर्म्स में था और सोफे ने हम दोनों को समेट लिया। मुझे याद नहीं कितनी देर हुई, बस एक टाइम आया जब मैं उसके ऊपर था और ब्रेथ शॉर्ट हो रही थी। मैंने हंसी के साथ पूछा, अब मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ ना ऑफिशियली? उसने अपनी पोजीशन थोड़ी एडजस्ट की और सोफे पे लेट बैक हो गया। स्माइल करते हुए बोला, चाहो तो एक लिखित सर्टिफिकेट भी भेज दूं। मैं सीधा उसके चेस्ट पे गिर गया और उस मोमेंट में सब कुछ थोड़ा ब्लर्ड सा हो गया। कल का थॉट मुझे अंदर से तोड़ रहा था। मैं कल जाने वाला था और वो थॉट ही मुझे उसके पास और जोड़ रहा था। मैंने धीरे से कहा, उसके शोल्डर पर फेस रखते हुए, मैं स्कूल नहीं जाना चाहता। मैं तुम्हारे लिए काम कर लूंगा, बस स्कूल मत भेजो मुझे। वो हल्की सी हंसी हंसा और अपनी उंगलियां मेरे बैक पर स्लोली चलाते हुए बोला, तो फिर मैं तो एक कावर्ड बन जाऊंगा ना, जिसने सेलेस्टियल वुमन के विंग्स छुपा दिए थे ताकि वो कभी वापस न जा सके। मैंने उसके चेस्ट के अगेंस्ट स्माइल किया। सोचा मैंने कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि मैं किसी के हग में इतना अटैच्ड हो जाऊंगा, पर आज मुझे लगा इस दुनिया में रहने का मतलब ही है यही। ग्रीन प्लम आइलैंड, मेरी माँ का रीमैरिज, दादाजी का डिसीजन, सब चीजें इस मोमेंट तक लाई थी मुझे, यांगकोंग शैन तक। मेरा दिल लिटरली ओवरफ्लो हो रहा था, एक ऐसी खुशी से जो एक्सप्लेन नहीं होती। अब तो अगर वो फूवी भी कॉल करे ना, तो भी मैं बस उससे यही बोलता, यार गर्मी में शर्ट पहन के रहना, अपना ख्याल रखना। मैंने उसके नेक के पास झुककर विस्पर किया, कल के बाद हम 1 महीना नहीं मिलेंगे और मुझे तुम्हें जानते हुए 2 महीने भी नहीं हुए। उसके हाथ मेरे बैक पे रुक गए। बोला, 1 महीना? उसने थोड़ा सरप्राइज टोन में पूछा। मुझे लगा सिर्फ 2 हफ्तों का ब्रेक है। फिर उसने मुझे और टाइट पकड़ लिया, अपना फेस मेरे नेक के पास छुपाते हुए बोला, फॉरगेट इट, तो फिर मत जाओ, मैं तुम्हें छुपा लूंगा। मुझे हंसी आ गई। मैंने बोला, छुपा लोगे? कहाँ? उसका आंसर ऑलमोस्ट प्लेफुल था। बोला, एटिक में, मैं रोज खाना ले आऊंगा और जब मूड हो तब थोड़ा खा भी लूंगा। उसने हल्की सी बाइट ली, इतनी सॉफ्ट कि गूज़बम्प्स सी आ गए। 1 सेकंड के लिए लगा ये बंदा सीरियसली एक बिग कैट है, जेंटल बट जंगली। कॉफी टेबल पे बियर के कैन पे पानी के ड्रॉप्स जम चुके थे और पॉप्सिकल, वो तो पूरा एक पडल बन गया था। रूम की एयर थिक थी, थोड़ी हीट, थोड़ा आफ्टर ग्लो। जब मैं फाइनली सोफे से उठा, पैर लिटरली वीक लग रहे थे। उसने हंसी के साथ पूछा, चाहो तो मैं तुम्हें कैरी कर लूं? मैंने तुरंत शर्म से बोला, नहीं, जरूरत नहीं। नीचे उतरते हुए बोला, देखो मैं चल सकता हूँ। पर जैसे ही मैं डोर के पास गया, उसने मुझे फिर से खींच लिया और एक और किस चुरा ली। एक टेस्ट जो मुझे ब्लश कर गया और उसके लिप्स के बीच एक अजनबी स्वीटनेस थी। बस 1 सेकंड के लिए सोचा, अगर यान वानक्यू अभी नीचे आ गई ना, तो हम दोनों जिंदगी भर के लिए ट्रॉमेटाइज्ड हो जाएंगे। मैं फाइनली खुद को उससे अलग किया और लिटरली भाग गया। हाथ से वेव करते हुए बोला, मैं जा रहा हूँ, मिस करना मुझे। उसका लाफ मेरे पीछे गूंजता रहा। नेक्स्ट मॉर्निंग डैड कार लेकर आ गए थे। लगेज कार में लोड हो गया। ग्रैंडपा गेट के पास खड़े थे, आईज थोड़ी रेड पर स्माइल स्टडी। अच्छा पढ़ना बेटा, उन्होंने कहा, मैं वेट करूंगा तुम्हारे ग्रीन प्लम आइलैंड वापस आने का। मैंने कार की विंडो से हाथ निकाला और उनका हाथ थामा, फिर बोला, दादाजी आप भी अपना ख्याल रखना। दोनों के हाथ एक पल के लिए लटाइट हुए और फिर कार का इंजन स्टार्ट हो गया।
और कार धीरे धीरे मूव करने लगी। उन्होंने एक हाथ से आंख पोंछी और मुझे देखते हुए पीछे मुड़ गए ताकि मैं उनका सैडनेस ना देख पाऊं। रोड नैरो थी और जब हम यानकोंग शान के घर के पास से गुजरे तो वो भी डोर के बाहर आया। मैंने उसे हाथ से वेव किया और उसने मुझे देखा। मैंने लिप्स के पास हाथ ले जाके शाउट किया, वेट फॉर मी टू कम बैक। वो दूर था बट मुझे लगा जैसे वो स्माइल कर रहा हो। सीन शिफ्ट होता है कॉलेज पर। रिपोर्ट इंस्ट्रक्टर, मैं थोड़ा डिस्कम्फर्ट फील कर रहा हूँ। एक और स्टूडेंट फेंट हुआ और फाइनली उस स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्टर ने सबको 5 मिनट का ब्रेक दे दिया। कैमोफ्लेज यूनिफॉर्म लिटरली एक स्टीमर बन गया था। धूप इतनी तेज थी कि लगता था बॉडी के अंदर का पानी ही उबल के बाहर आ रहा है। पसीने की मोटी मोटी ड्रॉप्स नेक से नीचे गिर रही थी। इतनी गर्मी, जिंदगी में कभी मैंने इतना पसीना नहीं बहाया था। मुझे अब समझ आया, यानकोंग शान ने जोक नहीं किया था। मिलिट्री ट्रेनिंग खत्म होते होते मैं सच में पील ऑफ हो जाऊंगा। रिपोर्ट इंस्ट्रक्टर, मैं भी अनकंफर्टेबल हूँ। आवाज फेमिलियर लगी। मैंने साइड ग्लास दिया और हाँ, वो था फू वई। इंस्ट्रक्टर ने परमिशन दी और वो लाइन से निकल के अकेले फील्ड के कोने पे जाके एक पेड़ के नीचे बैठ गया। एक्चुअली मैं कॉलेज के पहले दिन ही रजिस्ट्रेशन डेस्क पे उससे मिला था और मुझे लगा था कि ये साइको मुझे फॉलो करके यहाँ तक आ गया। ऑलमोस्ट उसके साथ लड़ाई ही हो जाती उस दिन, पर फिर उसने एडमिशन लेटर निकाला। प्रूफ के साथ बोला, मैं भी होंगडा में एडमिट हुआ हूँ, तो मैं फॉलो नहीं कर रहा था। और मुझे मानना पड़ा कि लड़का सच बोल रहा था। मैं लॉ डिपार्टमेंट में था, वो इकोनॉमिक्स में। क्लासेस अलग, डॉर्म अलग, लेकिन मिलिट्री ट्रेनिंग ने सबको एक ही धूप में पका दिया था। मैं बस इतना सोचता था, यार बस ये 15 दिन खत्म हो जाएं, फिर कभी तुझे देखने की जरूरत ना पड़े। ट्रेनिंग के बाद हम सब थके हुए डॉर्म्स की तरफ लौट रहे थे। एक आवाज ने रास्ता रोक लिया मेरा। मैंने ऊपर देखा, फू वई। अगर ये हमारा पहला रियूनियन होता स्कूल के बाद तो शायद मैं पोलाइटली बात करता, पर इस समर के बाद उसका क्लिंगीनेस लिटरली इरिटेट करने लगा था मुझे। और ऊपर से यानकोंग शान हर बात में उसका जिक्र करता था, तो मेरा रिएक्शन अब सिर्फ एक ही था, भाई तू चाहता क्या है, सिंपैथी या मार? तभी उसने कहा सेफ डिस्टेंस मेंटेन करते हुए कि मैं बस कुछ सेकंड की बात करना चाहता हूँ। मैं चुप रहा। कैंपस में ड्रामा नहीं करना चाहता था। देखता रहा कि वो क्या बोलता है। उसने मेरी तरफ देखते हुए पूछा, तो क्या तुम अब उस बुक स्टोर ओनर के साथ हो? मैंने अपनी नजर साइड में घुमा ली। बोला, इसका तुमसे क्या लेना देना? उसके हेड पे जैसे कोई इनविजिबल कलर बार गिर गया। 76 से सीधा 70, लाइट ब्लू। फिर बोला, मैं अन्ना चैन के साथ हूँ अब। मैं थोड़ा शॉक्ड हुआ। इतनी जल्दी? लास्ट टाइम तो कुछ भी नहीं था और अब डायरेक्टली रिलेशनशिप अनाउंसमेंट। कॉन्ग्रेट्स, मैंने सिंपल टोन में कहा। बस इतना ही ना, तो मैं चलता हूँ। और साइड वॉक करने के लिए निकल गया। ना गुड बाय ना बैकवर्ड ग्लांस, बस खत्म। डॉर्म पहुंच के फाइनली मुझे शांति मिली। रूम में घुसा तो मेरा रूममेट मजे से चिप्स खा रहा था। 4% डॉर्म में अभी सिर्फ हम दोनों ही थे। एक रूममेट नेक्स्ट रूम में कार्ड्स खेल रहा था और एक शॉवर ले रहा था। रूम में सिर्फ एक हल्के से फैन की आवाज ही आ रही थी। उस बंदे का नाम था वेन यूरान। मेरे पास वाले बेड पर, बिल्कुल मेरे जैसा ही, थोड़ा इंट्रोवर्टेड टाइप। मैं बुक्स पढ़ता था, वो कॉमिक्स, और हर वक्त कुछ ना कुछ स्नैक्स खाता ही रहता था। प्लम्स, पोटैटो चिप्स, नॉगट, सब कुछ। रोज थोड़ा शेयर करता, एक स्मॉल गेस्चर पर काफी स्वीट। उसने चिप्स चबाते हुए बताया, मैं मेल रूम गया था, तुम्हारे नाम का लेटर दिखा तो मैं उठा लाया। लेटर? फाइनली मुझे याद आया, जब मिलिट्री ट्रेनिंग खत्म हुई काउंसलर ने सबको एक एक करके फोन वापस दिए थे और जैसे ही स्क्रीन रीबूट हुई नोटिफिकेशन स्नोफ्लेक्स की तरह फ्लड होने लगे। मोस्टली स्पैम थे, पर कुछ रियल वाले भी। मॉम, डैड, दादाजी और यानकोंग शान। मैंने सबको पहले ही बता दिया था कि फोन ट्रेनिंग के टाइम पे कलेक्ट हो जाएगा, इसलिए उनको मेरे रिप्लाई का वेट नहीं करना पड़ा। सब टेक्स्ट मैसेजेस ध्यान से पढ़े
तो एक चीज पे नजर रुकी। यान कॉन्ग शैन ने मुझे एक लेटर भेजा था। मुझे याद आया, यान वांग्क्यू ने कहा था कि वो चाहती है यान कॉन्ग शैन मेरी तरफ से लेटर लिखे। तब मुझे लगा था कि वो बस बोल रही है, पर शायद उसने सच में लिखवा लिया था। मेरी स्कूल स्टार्ट होने से पहले ही मैंने वैन यूरान के हाथों से लेटर ले लिया। एनवेलप पे लिखा था यान वांग्क्यू, पर जैसे ही हैंडराइटिंग देखी मुझे तुरंत समझ आ गया, ये यान कॉन्ग शैन के हाथ का लिखा हुआ है। मैं वेट नहीं कर पा रहा था। अपने बेड पर जाते ही एनवेलप टेयर करके लेटर पढ़ना चाहता था, पर वैन यूरान ने एनवेलप को देख के थोड़ी आंखें ही बड़ी कर दी। पूछा, अभी भी लोग लेटर लिखते हैं? फिर थोड़ा सा झुककर वो बोला, पेनपल बनाया है क्या तुमने? उसके टोन में क्यूरोसिटी भी थी और थोड़ा डिसबिलीव भी। मैं मुस्कुरा दिया, बोला, पेनपल नहीं, ये मेरे पार्टनर ने भेजा है। उसके हाथ चिप्स पकड़े फ्रीज हो गए। एक सेकंड के लिए वो लिटरली हिलना ही भूल गया। चिप्स स्टिल उसके लिप्स के बीच, आंखें मेरी तरफ, एकदम ब्लैंक। फिर वो बोला, तो क्या तुम लोग हाई स्कूल में ही लव कर रहे थे? हाँ, मुझे लगता है इस दुनिया में सिर्फ मैं ही सिंगल बचा हूँ। उसके हेड के ऊपर का मूड बार भी स्ट्रेट फ्यूज ही हो गया। मैं सच बोलने गया, पर लगता है सच उससे और ज्यादा चुभ गया। मैं बोला, मैं उसे हाई स्कूल में नहीं, समर वेकेशन में मिला था। उसने मुंह बनाया और थोड़ा सार्कास्टिक टोन में बोला, ब्यूटीफुल बॉयज के लिए तो इजी होता है, एग्जाम खत्म और इंस्टेंटली आउट ऑफ सिंगल मोड ऑन। हम जैसे नॉर्मल लोगों के लिए तो बस थियोरेटिकल रोमांस ही होता है। मैं हंसा नहीं, बस हल्के से बोला, आउट ऑफ ऑर्डर करना चाहो तो कर लो, थोड़ा चेज करना पड़ता है बस। वो स्टिल चूइंग और ग्रेरिंग मूड में था। बोला, तुम दोनों तो सिर्फ समर वेकेशन में मिले थे, कितना टाइम लगा होगा? 2 महीने, मैंने सॉफ्टली कहा, और ऑनेस्टली लगा था पॉसिबल नहीं होगा। वो चुप हो गया। 1 सेकंड तक बस मुझे देखता रहा, फिर अपना चिप्स का पैकेट उठाया और एक चिप्स लेते हुए थोड़ा ब्लू हो गया। मैं बस क्वाइटली स्माइल करता रहा। उसका रिएक्शन मुझे स्वीट लगा, थोड़ा जेलस, थोड़ा इनोसेंट टाइप। अब मैं लेटर प्रॉपर्ली पढ़ सकता था। हैंड्स वॉश किए, पेपर टॉवल से सुखाए और फिर एनवेलप से 2 फोल्डेड शीट्स निकाले। पहला पेज पिंक, कॉर्नर्स पर क्यूट एनिमल डूडल्स, पर्पल जेल पेन से लिखा हुआ और थोड़ा ग्लिटर भी। ये ऑब्वियसली यान वांग्क्यू का था। पूरा लेटर उसके ही स्टाइल में। तुम मुझे मिस करते हो क्या? क्या तुम्हारे स्कूल में फ्रेंड्स बने? मारियो स्टक हो गया है, हेल्प करो ना। मैं हंसता गया। फिर दूसरा पेज खोला और नीचे लिखा देखा, यान कॉन्ग शैन, व्हाइट पेपर, ब्लैक इंक, बिल्कुल स्ट्रेट शार्प हैंडराइटिंग। एक एम टिप पेन का बोल्डनेस उसमें क्लियरली दिखता था। लिखा था, ग्रीन प्लम आइलैंड अच्छा है, तुम्हारे ग्रैंडपा भी अच्छे हैं, ऑटम अच्छा है और वो 2 किटन्स भी अच्छे हैं। वेदर थोड़ा ठंडा हो गया है अब, रोजेस खत्म हो गए और स्ट्रीट लाइट रात को बंद थी, इसलिए बहुत सारे स्टार्स दिख गए। रोज तुम्हारे विंडो के पास से गुजरता हूँ, जानता हूँ कि तुम नहीं हो, पर फिर भी देख लेता हूँ। आइलैंड पे सब कुछ नॉर्मल है, सिर्फ मैं थोड़ा एबनॉर्मल हूँ। मुझे तुम्हारी याद आती है। जब ये लेटर पढ़ रहे होंगे ना, शायद मैं भी उस वक्त तुम्हें याद ही कर रहा हूँगा। पेपर से हल्का सा इंक का स्मेल आ रहा था, लेकिन उसके बीच सिगरेट स्मोक का फेंट ट्रेस भी था। मुझे क्लियरली इमेजिन हो गया, वो डेस्क पे बैठा है, विंडो हाफ ओपन, सिगरेट फिंगर्स के बीच, और हर लाइन लिखने से पहले एक डीप पफ। मैंने लेटर को अपने चेस्ट से प्रेस किया। दिल में बस एक ही थॉट आया, मुझे भी लिखना चाहिए। शायद कल स्टेशनरी स्टोर जाके सेम टाइप का पेपर और पेन ले आऊंगा। मैंने गीस जोड़े के बारे में सुना था कि वो लाइफ लॉन्ग कंपेनियन चूज करते हैं, और मुझे लगा यान कॉन्ग शैन भी मेरा गूस है। अब क्या करूं? समर वेकेशन अभी खत्म हुई है और मैं ऑलरेडी विंटर वेकेशन का वेट कर रहा हूँ। लेटर मिलते ही मुझे लगा, जब वो इतनी सिंसियरिटी से लिख रहा है तो मुझे भी जवाब लिखना ही चाहिए। यान कॉन्ग शैन का अंदाज इतना सोलम था तो मैं केयरलेस कैसे रह सकता था। मैंने वैन यूरान को बताया कि मैं फाउंटेन पेन लेने जा रहा हूँ। मैप खोला और स्कूल के आसपास का एक बड़ा स्टेशनरी स्टोर ढूंढा। शॉपकीपर से बोला, एक पेन चाहिए लिखने के लिए, ऐसा जो दिल के साथ चले। उसने पूछा,
राइटिंग हैबिट है क्या? किस पर्पस के लिए लिखना है? मैं बस मुस्कुराया। फिर उसने ग्लास केस से एक पेन निकाला। हीरो 100, क्लासिक डिजाइन, स्टेनलेस स्टील की ग्रिप, 14K का गोल्ड निब, हैवी है, लिखने में फ्लो आता है। सिल्वर ग्रे पेन हाथ में लिया, रेट्रो पीरियड ड्रामा वाइब्स, हेड नोट किया, डील फिक्स कर दी। फिर मैंने शॉप वाले से पूछा, कोई इंक की रिकमेंडेशन भी है क्या? पिंक, मैंने कहा। उसने आईब्रो उठाई। पिंक? हाँ पिंक, जैसा प्यार होता है। फिर थोड़ा गॉसिप टोन में उसने पूछा, लव लेटर लिख रहे हो क्या? और मेरा फेस एकदम गर्म हो गया। बस हल्की सी निकल गई। एक्सप्लेन करने की हिम्मत ही नहीं हुई। थोड़ा सोच के उसने एक बॉटल निकाली, बैले ऑटमन चेरी, बोला बहुत ब्यूटीफुल शेड है। उसने हंसी में ऐड किया, अब ऐसे हैंड रिटन लेटर्स बहुत कम लोग लिखते हैं। लेटर पेपर भी देख लो, रोज वाले, विंटेज प्रिंट, चलेंगे? और मैं ऑब्वियसली रजिस्ट नहीं कर सका। रिजल्ट, मैंने एक स्टैक खरीद ही लिया। पेल पिंक रोजेस के डिजाइन वाले एनवेलप और पेपर्स भी। रूम में आके पेन ओपन किया, पेपर स्प्रेड किया और कुछ देर तक बस सोचता रहा, क्या लिखूं? इंक बिल्कुल वैसी ही थी जैसे मैंने इमेजिन किया था। सॉफ्ट पिंक, थोड़ी ट्रांसपेरेंट, जैसे हर स्ट्रोक के साथ इमोशन ब्लेंड हो रहा हो। मेरी हैंडराइटिंग शार्प नहीं थी यानकोंग शान जैसी, थोड़ी डेलिकेट सी थी। लेटर्स गिरते हुए लगते थे जैसे चेरी ब्लॉसम के पेटल्स। पहला ड्राफ्ट बना, पसंद नहीं आया। दूसरा लिखा, फिर कट। हर बार लगता था वो पढ़ेगा और सोचेगा, ये क्या है? लाइट ऑफ का टाइम निकल गया और फाइनली मैंने एक लेटर पे रुक गया। 100% परफेक्ट तो नहीं था, पर सच था। 2 पेजेस केयरफुली फोल्ड किए, एनवेलप में रखे, स्टैम्प लगाया। सोचा नेक्स्ट मॉर्निंग स्कूल गेट के मेल बॉक्स में डाल दूंगा। मैंने फोन उठाया, पहले दादाजी को कॉल किया, सब कुछ नॉर्मल बताया। फिर स्क्रीन पर टाइम देखा, बुक स्टोर का क्लोजिंग आवर था, तो लगा वो बिजी होगा, पर फिर भी मैंने ट्राई किया कॉल करने का। फोन तुरंत पिक हुआ। हेलो? उसकी आवाज लो थी, क्वाइट रूम का इको, फिर बैकग्राउंड में एक आयरन डोर खुलने का साउंड और बाहर की हवा की नॉइज। लगता था वो अभी अभी स्टोर से बाहर निकला है। मैं फोन ईयर्स के पास ले गया क्योंकि रूममेट सारे सो रहे थे और सॉफ्टली बोला, शान, मुझे भी तुम्हारी याद आ रही है। दूसरे एंड से उसकी हंसी आई, वो वार्म फैमिलियर चकल और बस एक लाइन, मुझे पता है। थोड़ी देर बाद मैं डॉर्म के बालकनी में चला गया। अंदर रूममेट्स जो सो रहे थे। बालकनी सिर्फ 2nd फ्लोर तक थी, लेकिन हवा अच्छी आ रही थी। फोन ईयर पे लगाया और थोड़ा रेलिंग पे झुकते हुए मैंने पूछा, आशान, अभी क्या कर रहे हो? एंड ऑफ सितंबर का होंग सिटी, थोड़ा ठंडा, थोड़ा ब्रीजी, बिल्कुल परफेक्ट वेदर था। उसने बोला, यार्ड में स्टार्स देख रहा हूँ। मैंने भी स्काई की तरफ देखा। सिटी लाइट्स ज्यादा दिख रहे थे, तो सिर्फ कुछ स्कैटर्ड स्टार्स ही दिख रहे थे। नाइट स्काई थिन लग रहा था और एक सेकंड के लिए मन हुआ, काश मैं भी वहीं होता। मैंने सॉफ्टली कहा, तुम्हारे साइड पे कैसा लग रहा है? यहाँ तो कुछ भी नहीं दिख रहा। उसके फोन के दूसरे एंड से एक डीप मैग्नेटिक लाफ आई, ऐसा जैसे साउंड वेव ने मेरे कान के अंदर छोटी सी शिवर भेज दी हो। फिर उसने कहा, तुम्हारे बिना कुछ भी खूबसूरत नहीं लगता। मैंने लिप्स बाइट किए और एक स्टूपिड सी स्माइल फेस पे चिपक गई। दिल अंदर से लिटरली फिस कर गया। लव शायद दुनिया का सबसे इकोनॉमिकल हैप्पीनेस सोर्स है। बस एक लाइन, एक स्माइल और पूरा दिन ग्लो करता रहता है। फिर उसने पूछा, विंटर ब्रेक बस शुरू ही होने वाले हैं ना? डू यू हैव एनी प्लान्स? मुझे याद आया, 2 दिन पहले मॉम का कॉल आया था और उन्होंने कहा, नवंबर में मेरे साथ रहने आ जाओ। तो बिना सोचे मैंने बोल दिया, नहीं, मैं नहीं आऊंगा। शायद मॉम एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि मैं इतना स्ट्रेट आंसर दूंगा और मुझे तुरंत भी रिग्रेट हुआ। मुझे पता था कि उनके दिल को लगा होगा, तो मैंने जल्दी से कहा, मैं रहने नहीं आ रहा, पर कल डिनर पे आऊंगा। आप मेरे फेवरेट डिशेस बनाना। ओके मॉम। मॉम थोड़ी देर चुप रही, फिर हल्की सी स्माइल के साथ बोली, अच्छा ठीक है, मॉम बनाएगी। मैं तो बस ग्रैंडपा से मिलना चाहता हूँ। और आशान से मैंने कहा, तुमसे भी। फोन पे हम 1 घंटे से ज्यादा बात करते रहे। फोन गर्म हो गया था और साथ में चेहरा भी।
पर डिस्कनेक्ट करने का मन नहीं हुआ। मैं पिक करने आऊंगा, उसने कैजुअली कहा। मैं लिटरली फ्रीज हो गया, फिर इंस्टेंट स्माइल के साथ बोला, सच में? परफेक्ट। फिर मैंने उसे बताया, मेरा क्लास कल 2 बजे तक है, तुम लंच के बाद निकल जाना। उसका काम सा रिप्लाई। मिडनाइट होने को आई थी। ट्रायल पे लोग चलना बंद कर चुके थे, रूममेट्स भी सब सो गए थे। बस हम दोनों की हल्की सी हंसी और साइलेंस बचा था। और फिर जैसे हमेशा उसने सॉफ्टली कहा, अब सो जाओ, फिर मिलते हैं। कॉल कट हुआ, स्क्रीन डार्क हुई। सीन शिफ्ट होता है अगले दिन। शाम के 5 बजे मैं मॉम के घर पहुंचा। थोड़ी देर बैठ के उनसे बातें की, वो टिपिकल माँ बेटा वाली, हल्के गिल्ट और हल्के प्यार से भरी हुई कन्वर्सेशंस। 6 बजे के आसपास वो किचन में गई और थोड़ी देर में उनके हस्बैंड यानी मेरे नए स्टेप डैड वो भी ऑफिस से आ गए। मेरे साथ उनकी ऑकवर्ड हेलो हाय हुई। मॉम ने भी मुझे उनसे खुशी से इंट्रोड्यूस करवाया। सच बोलूं, इतने टाइम बाद उनसे मिलकर मुझे भी अच्छा ही लगा। दोनों एक साथ किचन में कुकिंग करने गए। दोनों के बीच का इंटरेक्शन देखकर मैं खुश था मॉम के लिए। और जब फाइनली वो किचन से निकले, मैं लिटरली शॉक हो गया। उनके सर के ऊपर का पार्ट पूरा येलो। बस इतना ही सोच के मैं इंटरनली फेस पाम कर गया। जिंदगी में इससे ऑकवर्ड मोमेंट मैंने नहीं देखा था। लगता था मेरी प्रेजेंस ने उनके रोमांटिक डिनर मूड पे थोड़ा पॉज लगा दिया था। तो डिनर के बाद चाहे उन्होंने कितना भी इंसिस्ट किया हो, मैंने एकदम से फर्म टोन में बोल दिया, मैं नवंबर में ग्रीन प्लम आइलैंड वापस जा रहा हूँ मॉम। मॉम थोड़ी डिसअपॉइंटेड थी, पर हमारी बातचीत ने उनका मूड थोड़ा सॉफ्ट कर दिया। स्माइल के साथ वो बोली, ठीक है बेटा, तुम्हें जैसा ठीक लगे। 1 महीने का गैप कब निकल गया पता ही नहीं चला। ऑल्दो मैं यहाँ अपनी लाइफ मजे से काट रहा था, पर मुझे ग्रैंडपा और शैन से मिलने का इंतजार था। और जब फाइनली विंटर ब्रेक आने वाला था, मैंने अपनी पैकिंग 1 दिन पहले ही कर ली। बस लास्ट क्लास खत्म होने का इंतजार था। ऐसा लग रहा था जैसे मैं जिंदगी भर इस दिन का इंतजार कर रहा हूँ। नेक्स्ट डे का वेदर एकदम परफेक्ट था, न ज्यादा धूप न गर्मी, बस हल्की सी वार्मथ। और स्काई बिल्कुल क्लियर, पूरा ब्लू, जैसे किसी ने साफ पानी से धोया हो। पता नहीं हॉलिडे का एक्साइटमेंट था या सनशाइन का मैजिक, लेकिन सुबह से ही मन में एक धुन चल रही थी। हर वक्त हर जगह एक मेलोडी जो खुद ब खुद रिपीट हो रही थी। लास्ट क्लास के बाद व्हेन यू रन मेरे साथ डॉम गया सूटकेस लेने, और रास्ते में वो अपनी यूजुअल टोन में बोला कि तुझे वेकेशन नहीं, जैसे $5 मिलियन की लॉटरी मिल गई हो। फेस पे लिखा है अर्जेंट, लवर वेटिंग। मैं बस अपना फेस टच करता रहा। समझ नहीं पा रहा था कि मैं स्माइल करूं या ब्लश, पर हाँ, वो सही कह रहा था। अंदर से मैं जेन्युइनली हैप्पी था, बिकॉज मैंने सॉफ्टली कहा, 1 महीने बाद जो मिल रहा हूँ उससे। वेन यूरान ने नाक चढ़ाई और बोला, तुम मुझे एक्सप्लेन मत करो, मैं तो अननेसेसरी लव की एसिडिटी से मरा ही जा रहा हूँ। मैं सोच रहा था, अरे क्लियर ही तो है, ये बंदा वॉलंटरी जेलसी ले रहा है। तभी मेरा फोन वाइब्रेट हुआ। स्क्रीन पे मैसेज फ्लैश हुआ कि मैं स्कूल गेट पे तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। मेरा पेस तुरंत बढ़ गया। सूटकेस खींचता हुआ मैं डोर की तरफ दौड़ा। वैन यूरान कंफ्यूज था, अरे क्या हुआ, और मजबूरन वो भी मेरे साथ भागा। गेट के पास जाके मैंने देखा एक ह्यूज एसयूवी, पूरी मसल वाइब्स। नॉर्मली ऐसी कार्स इंटिमिडेटिंग लगती हैं, पर उसके अगेंस्ट खड़ा यान कोंगशान, व्हाइट शर्ट स्लीव्स रोल्ड अप, स्ट्रॉन्ग फोर आर्म्स, सनशाइन में ग्लिंट कर रहे थे, और फोन स्क्रॉल करते हुए वो बिल्कुल पोस्टर हीरो जैसा लग रहा था। मैं दूर से ही रुक गया, सांस कंट्रोल करते हुए बस उसे देखता रहा। कहीं भाग के गले लग जाऊं, ये इम्पल्स रोक रहा था। वेन यूरान ने भी देख लिया और लिटरली एक्सक्लेम किया, यार ये मॉडल किधर से आ गया, ये तो नेक्स्ट डोर थिएटर का हीरो लगता है। मैं बस स्माइल करके बोला, यूरान वो मुझे पिक करने आया है, हॉलिडे के बाद मिलते हैं, ओके बाय। उसके शॉक्ड एक्सप्रेशन को इग्नोर करके मैं एसयूवी की तरफ भाग गया। जितना क्लोज जाता गया, हार्ट बीट और फास्ट होती गई, और फाइनली मैंने सॉफ्टली बोला, आशा। उसने तुरंत सर उठाया और उसके ऊपर का इनविजिबल मूड वैल्यू 80 से 85 फिर 90 तक चला गया, और कलर
रोमांटिक पिंक। ये वही शेड था जो सिर्फ लव का होता है, अलाइव, बीटिंग और इम्पॉसिबल टू हाइड। मैं चाहता था उस मोमेंट पे सीधा जाके उसे हग ही कर लूं और एक जेंटल सा किस भी दे दूं और बोलूं आई मिस्ड यू सो मच। पर सराउंडिंग्स ने मुझे संभाल लिया। वो खड़ा हुआ और कुछ सेकंड्स तक मुझे देखता रहा, फिर हाथ बढ़ाया और सूटकेस ले लिया। गेट इन द कार, बस इतना बोला और रियर ट्रंक में लगेज रखने चला गया। मैं पैसेंजर सीट पर बैठा, सीट बेल्ट लगाई और वो क्वाइटली स्टीयरिंग लेके बैठ गया। कार गेट से स्लो निकल गई और मैं उसके साइड प्रोफाइल को देखता रहा। इतने वर्ड्स थे बोलने के लिए, पर समझ ही नहीं आ रहा था कि कहाँ से शुरू करूं, तो साइलेंस ही बोलने लगा। फिर उसने खुद ही बोला, गर्मी लग रही है क्या? बॉटल में पानी है। मैंने नीचे देखा, डोर कंपार्टमेंट में मिनरल वाटर था और साथ ही उसने स्नैक्स भी प्रिपेयर करके रखे थे। थैंक्स, मैंने कहा और बॉटल खोल के एक सिप ले ली। ठंडा पानी गले से नीचे गया तो सारी एक्साइटमेंट भी थोड़ी शांत सी हो गई। फिर उसने कैजुअली बोला, मैंने फूफू को देखा अभी। पफ, लिटरली पानी गलत रास्ता पकड़ लिया, खांसी चालू। मैंने हाथ से मुंह कवर किया और जल्दी से बोला, उसका और मेरा कोई कनेक्शन नहीं, उसकी गर्लफ्रेंड है अब, वही जो तुमने लास्ट टाइम देखी थी। कार रेड लाइट पे रुकी। यान कॉन्ग शैन ने ब्रेक्स प्रेस किए और स्लोली मेरी तरफ देखा, फिंगर टिप स्टीयरिंग व्हील पर टैप करते हुए बोला, तो तुमने उससे बात की? मेरा दिल एक सेकंड के लिए रुक ही गया। उसके हेड के ऊपर का मूड कलर 90 से सीधा 82 तक स्लिप हुआ। लाइट पिंक से थोड़ा ग्रेश ह्यू। 82 स्टिल सेफ जोन था, पर क्लियरली आज शैन अपसेट था। मैं भी थोड़ा एंग्शियस हो गया। सीट पे अपना पोस्टर एडजस्ट किया और जल्दी से बोला, मैं उससे खुद बात नहीं करना चाहता था आशैन, पर वो खुद ही रास्ते में आके रुक गया, जबरदस्ती बात करने लगा। यान कॉन्ग शैन का ब्रो तुरंत टाइटन हुआ। बोला, उसने तुम्हें रोका? उसके वॉइस में वो लो की इरिटेशन था जो वर्ड से ज्यादा साइलेंस में दर्द करता है। तभी लाइट ग्रीन हुई और कार के सामने वाले व्हीकल्स मूव करने लगे। उसने स्टीयरिंग पे हाथ वापस रखा और क्वाइटली ट्रैफिक के साथ फ्लो होने लगा। मैं अंदर से सोच रहा था, अब शायद वो मुझसे नाराज है। और ऑनेस्टली इतने टाइम बाद मिलना और पहली बार ही फूफू पे लड़ाई, ये तो बिल्कुल मूड किलर था। तो मैंने सोचा थोड़ा स्वीटनेस डालना पड़ेगा, कोएक्स करना पड़ेगा। आशैन, मैंने हल्का सा स्माइल करते हुए कहा, तुम मुझे पिक करने आए, मुझे इतना अच्छा लग रहा है। तुम्हें पता भी नहीं, कल रात ठीक से मैं सो भी नहीं पाया। वो कुछ बोला नहीं, बस रोड पे फोकस रखा, लेकिन उसके ऊपर का इनविजिबल मूड वैल्यू 78 तक बढ़ गया। इट्स वर्किंग। मैं थोड़ा और लीन हुआ और सॉफ्टली बोला, मैं तुम्हें हर दिन मिस करता हूँ, खाते वक्त, क्लास में, सोते हुए भी। मूड वैल्यू बढ़ रही थी, मतलब आइडिया काम कर रहा था। उसने फाइनली एक लाइट सा चकल किया और लेजी टोन में बोला, क्लास में ध्यान दो, मेरे बारे में सोच के एग्जाम पास नहीं हो जाएंगे। बस क्राइसिस ऑफिशियली ओवर। मैंने रिलीफ की एक लॉन्ग सांस ली और बैकरेस्ट पे लीन कर गया स्माइल के साथ। ठीक है, मैंने कहा, फिर क्लास के अलावा हर वक्त तुम्हें सोचा करूंगा। कार सिटी के थ्रू क्रॉल कर रही थी। हाईवे नहीं, ट्रैफिक डेंस था, कभी रुकती कभी चलती। बैकग्राउंड में एक सॉफ्ट फीमेल वॉइस का सॉन्ग बज रहा था, स्लो और ड्रीमी ट्यून। फिर यांग कॉन्ग शैन ने कामली कहा, वो लड़का जब भी मिले दूर रहना, उसके इंटेंशंस अच्छे नहीं हैं। मुझे समझने में एक सेकंड भी नहीं लगा। वो लड़का मतलब फूफू था। मैंने सीधा कहा, बिल्कुल, मुझे भी लगता है कि कुछ ऑफ है उसमें। फिर हल्की सी पॉज के बाद मैंने उससे पूछा, तुम्हें लगता है वो मुझे पसंद करता है? रेड लाइट पे कार रुकी। उसने ब्रेक प्रेस किए, गियर पी में डाला और सीधा मेरी तरफ देखते हुए बोला, पसंद तो करता है, उसने कहा, पर बोल नहीं पाता। वो एक कावर्ड है। फिर उसने अपनी उंगली से मेरी तरफ कम हियर वाला गेस्चर किया। मैं इंस्टिंक्टिवली लीन कर गया, थोड़ा सा उसके क्लोज। उसके हाथ ने मेरे फेस को जेंटली होल्ड किया, थंब से आंखों के पास सॉफ्टली रब किया और ऑलमोस्ट विस्पर करते हुए बोला, पर अच्छा है कि वो एक कावर्ड है। और फिर उसके लिप्स मेरे लिप्स पर आए।
1 महीने बाद का वो छोटा सा किस, कार के अंदर कन्फाइंड लेकिन फील लिमिटलेस। हवा में वो फैमिलियर टोबैको और सिट्रस का सेंट था और मेरे दिल के अंदर सिर्फ कामनेस और वार्मथ। फूवी का फियर अब मुझे समझ आया। वो मुझे पसंद करता था पर अपने ही इमोशन से डरता था और मैं तो बस ये चाहता हूँ कि वो अपनी लाइफ में आगे बढ़े और मेरी लाइफ में सिर्फ आशान रहे। उसके हाथ दोनों सीट के बीच आ गए और जैसे जैसे किस डीपन होती गई मेरी सांस अनइवन होने लगी। आर्म्स हल्के से ट्रेम्बल कर रहे थे और वेस्ट से स्ट्रेंथ जैसे निकल गई हो। उसी मोमेंट पीछे से पी एक लाउड हॉर्न ने पूरा मूड ही बिगाड़ दिया। मैं एकदम से होश में आया, जल्दी से पीछे हटा। यांग कोंग शैन भी फॉलो करने लगा पर मैंने उसके चेस्ट पर हाथ रखा। चलो, लाइट ग्रीन हो गई है, मैंने हल्के से कहा। वॉइस अभी भी थोड़ी ब्रेथलेस थी। उसके फेस पे क्लियरली लिखा था, Who dares to interrupt me? लेकिन वो ओबीडियंटली इग्निशन स्टार्ट करके ट्रैफिक के साथ चल पड़ा। थोड़ी देर बाद जैम खत्म हुआ और वो कार को एक क्वाइट साइड रोड पे ले गया। शांत ट्री लाइन स्ट्रेच, एक एम्प्टी पार्किंग स्पेस दिखाई दी और उसने स्टीयरिंग टर्न किया और कार वहां पार्क कर दी। सीट बेल्ट खोलते हुए वो बोला, सच कहूँ मैं भी एक कावर्ड बनने वाला था। लकी फॉर मी तुम बहादुर निकले। उसका टोन में एक हल्की सी टीजिंग वार्म थी। मैंने कंफ्यूज होकर सीट बेल्ट खोला, सोचा कुछ काम होगा उसे नियर बाय, लेकिन जैसे ही बकल क्लिक हुआ उसने मेरा वेस्ट पकड़ लिया और एकदम से उसके लिप्स फिर मेरे लिप्स पर थे। पहले भी किस किया था लेकिन इस बार उसमें एक अलग अर्जेंसी थी, जैसे वो अनफिनिश्ड मोमेंट को पूरा कर रहा हो। मैं हमेशा सोचता था फिल्म्स में लोग किस सीन को इतना पोएटिक क्यों बनाते हैं, क्या इसमें सच में कुछ स्पेशल होता है? पर अब समझ आया, ये सिर्फ एक गेस्चर नहीं, ये उन सब इमोशंस का ओवरफ्लो है जो वर्ड्स में फिट नहीं होते। कार के अंदर टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ रहा था। एयर कंडीशन होने के बावजूद मुझे अंदर से एक्साइटमेंट के साथ थोड़ी नर्वसनेस भी महसूस हो रही थी। बाहर रोड पे लोग थे और अंदर एक क्वाइट बबल जहां टाइम थोड़ा रुक सा गया था। यान कोंग शैन का एक्सप्रेशन काम नहीं था, वो फोकस था, इंटेंस था, जैसे पूरा वर्ल्ड फेड हो गया हो और उसके लिए सिर्फ एक ही चीज रियल हो, मैं। उसका टच स्टिल फर्म था पर मेरी हर छोटी हेसिटेशन को वो फील कर रहा था। वो धीरे से बैक ऑफ हुआ, एक हाफ स्माइल के साथ, जैसे कह रहा हो, ओके इनफ फॉर नाउ। सच तो ये है, आशा ने एक बात गलत बोली थी। मैं बोल्ड नहीं हूँ, मैं बस उसे इतना ज्यादा पसंद करता हूँ कि डर होने के बाद भी रुक नहीं पाता। अगर मैंने उसे थोड़ा कम चाहा होता तो शायद उसके पहले रिजेक्शन पे ही गिव अप कर देता और फिर आज का ये मोमेंट कभी आता ही नहीं। उसके लिंगरिंग किसेस मेरी नेक तक आ गए थे, वार्म ब्रेथ और सॉफ्ट टीथ और हर टच के साथ एक इलेक्ट्रिक सा फील। उसके टीथ मेरे स्किन के ऊपर लाइट प्रेशर डाल रहे थे, जैसे वो अपना मार्क ढूंढ रहा हो। मैं उसके रिस्ट्रेन को फील कर सकता था, पर फिर भी एक बार उसने बाइट किया और मेरे लिप्स से छोटी सी आवाज निकल गई, आशन। मैंने थोड़ा गुस्से और नर्वसनेस में बोला, रुको ना, किसी को आते देखा मैंने। पर इंस्टेड ऑफ स्टॉपिंग उसने तो मुझे और टाइट पकड़ लिया, जैसे मेरा रेजिस्टेंस ही उसे और पुल कर रहा था। मुझे दूर से ही एक सिलुएट नजदीक आते हुए दिख रहा था। मैंने उसकी शर्ट को पकड़ के फेंटली फंस कर रहा था, आशन प्लीज लेट मी गो पहले। उसने बस एक मफल्ड हम बोला पर हाथ नहीं छोड़ा। वो मोमेंट में मैं लिटरली ऑकवर्डली उसके अगेंस्ट लीन था, एक हाथ उसके बैक पर और एक सीट पर बैलेंस कर रहा था। उसके ब्रेथ मेरी नेक पे लग रही थी। फिर वो अपने टीथ पीछे करके बस लिप से रब करने लगा, स्लोली लाइक एन अपॉलजी विदाउट वर्ड्स। फिगर बाहर से पास हुआ, सीधा निकल गया। किसी ने कुछ भी नोटिस नहीं किया। कार के अंदर सिर्फ हमारी ब्रीदिंग ही थी। फिर वो एकदम रुक गया, डीप ब्रेथ ली और मुझे टाइट हग करके छोड़ दिया। इंजन रीस्टार्ट हुआ और कार फिर से रोड पे आ गई। मैंने अपने कपड़े ठीक किए, सीट बेल्ट दोबारा लगाई और मिरर में अपना नेक चेक किया। लाइट रेडनेस, थोड़ी स्वेलिंग और क्लियर टूथ मार्क्स, जैसे एक सिग्नेचर हो। उसके साइड में बैठकर मैंने सोचा, ये आदमी शायद स्किन हंगर से सफर कर रहा है। सीरियसली,
पर जैसे ही मैंने उसे देखा वो बिना मुझे देखे बोला, देखते रहे ना तो फिर से किस कर दूंगा। मुझे बस 1 सेकंड लगा और मैं सीधा विंडो की तरफ देखने लगा। थ्रेट वर्क्स। थोड़ी देर बाद उसने पूछा, तुम्हारा बर्थडे कब है? मुझे याद है सितंबर या अक्टूबर बोला था ना तुमने। मैं थोड़ा पॉज हुआ, फिर मैंने सॉफ्टली बोला, नॉट येट, अक्टूबर 3। मॉम चाहती थी कि मैं उनके साथ सेलिब्रेट करूं, पर ऑनेस्टली एक कपल के बीच में बैठ के केक काट करना, नो थैंक्स। यान कोंग शैन ने स्टीयरिंग टर्न किया और कार अब हाईवे पे थी। बस कुछ दिन बाद ही है ना, उसने कामली बोला, बताना क्या चाहिए तुम्हें? मैंने अपने नेल्स के एज से खिलवाड़ करते हुए कहा, ये मेरा टिपिकल एंग्शियस हैबिट था। यान कोंग शैन ने सॉफ्टली पूछा, बताना क्या चाहिए तुम्हें? मैंने लिप्स प्रेस किए, थोड़ा सोच कर बोला, बस रात के 12 बजे तुम मेरे पास रहो, बस इतना ही। थोड़ी देर साइलेंस रहा, फिर उसकी आवाज आई, काम, थोड़ी अम्यूज्ड। बोला, सिर्फ इतना ही? मैंने सिर हिला दिया, हाँ सिर्फ इतना ही। उसने प्यार से मेरे बालों में हाथ फेरा और कहा, चलो फिर घर चलते हैं। ग्रीन प्लम आइलैंड वापस पहुंचते ही दादाजी और क्यूक्यू ऑलरेडी गेट के पास ही खड़े थे। मुझे देखते ही उन्होंने मुझे हक किया और सूटकेस उठा लिया। मैंने तुरंत रोका, अरे मैं उठा लूंगा दादाजी। अरे क्यूक्यू, तुम कैसी हो? क्या तुमने गेम के सारे लेवल्स क्लियर कर लिए? वो बोली, बस लास्ट लेवल बचा है, तुम्हारा ही तो वेट कर रही थी। और उनके साथ यार्ड के अंदर में आ गया। डोर के पास आते ही याद आया, मैंने आशान से गुड बाय तो बोला ही नहीं। पलट कर देखा, कार का डोर आधा खुला था और वो उसके साइड में खड़ा था। डिस्टेंस स्माइल के साथ मुझे देख रहा था। मैंने हाथ हिलाकर कहा, मैं रात को मिलने आऊंगा। उसने बस हल्की सी स्माइल की और क्वाइटली कार के अंदर बैठ गया। नेक्स्ट डोर पार्क नहीं की, सीधा बुक स्टोर की तरफ निकल गया। घर में आते ही क्यूक्यू ने पूछा, मियान कॉलेज में मजा आ रहा है क्या? यान वनक्यू ने खुश होते हुए पूछा, अच्छा लग रहा है, मैंने जवाब दिया। कॉलेज ज्यादा मजेदार है या ग्रीन प्लम आइलैंड? उसने फिर पूछा। मैंने सोचकर कहा, जैसे तुम किंडरगार्टन जाती हो और फिर चिल्ड्रंस पैराडाइज, दोनों अलग है पर दोनों फन है ना। उसने दिमाग लगाया, फिर बोला, दोनों ही फन है। तभी दादाजी फ्रिज से फ्रूट प्लेट लाते हुए बोले, सुनरी ने कल जैक फ्रूट भेजा था, उसे थैंक यू बोलना। एक बाउल में उन्होंने गोल्डन फ्रूट निकाल के मेरे सामने रखे। मैंने एक पीस उठाया और जैसे ही बाइट लिया, स्वीटनेस लिटरली मुंह में एक्सप्लोड हो गई। ओके, मैंने मम्मल किया और फोन निकालकर सुनरी को थैंक यू वाला मैसेज भेज दिया। बाय द वे, थोड़ा गॉसिप भी, तुम और वेनिंग का क्या हाल है? साथ ही मैंने दूसरा वाला मैसेज भी डाल दिया। उसका रिप्लाई भी तुरंत ही आ गया, एक इमोजी जिसमें वो स्मोक रिंग ब्लो कर रही थी और कैप्शन, आई एम द बॉस भाई, सब संभाल लिया। वेनिंग जैसा सॉफ्ट लड़का मेरा क्या बिगाड़ लेगा? मैंने हंसकर लिखा, वाह क्वीन मूव्स हाँ। फिर उसका रिप्लाई आया, अरे तुम बताओ ना, तुम्हारा क्या सीन है? अब तक कुछ हुआ या नहीं? मैंने सिर्फ एक वॉन्डरिंग आई इमोजी भेज दिया। उसने तुरंत लिखा, यूमियान तुम अभी भी वेट कर रहे हो क्या? तुम लोग क्या कैलेंडर देख के रोमांस करते हो? सीधा जाके उसे पकड़। और मैं लिटरली फोन स्टेयर करता रह गया, ये एडवाइस है या क्राइम सजेशन? और क्वाइटली बस रिप्लाई दिया, मैं उसे नहीं हरा सकता। फिर उसका इंस्टेंट रिप्लाई आया, तो सीधा जाके कह देना मैं रेडी हूँ, या बेटर लेट हिम हैंडल यू। मैंने फोन साइड में रखा और एक लंबी सांस ली। सुनरी के लॉजिक्स कभी सेफ जोन में नहीं रहते, पर सच में बात आगे बढ़ानी है तो कुछ तो करना पड़ेगा ना। तभी फिर सुनरी का एक और मैसेज आया, बोली सब करना पर ध्यान से, सारी जरूरी चीजें साथ रखना। मैं सोच में पड़ गया, जरूरी चीजें क्या? उसका मतलब उससे है? अगले दिन मैं हाइपर मार्केट के अंदर दौड़ गया। मिशन एक ही था, सुनरी ना सही कहती है, मुझे बस कर लेना चाहिए। प्लस आज मेरा बर्थडे भी है, इससे अच्छा मौका कब मिलेगा? जो चीज मुझे चाहिए थी वो मिलना मुश्किल नहीं था। चेकआउट काउंटर के पास ही रखी थी, पर हाँ, उठाना उससे भी ज्यादा मुश्किल था। मैं लिटरली चोरों जैसा इधर उधर देखने लगा, कहीं कोई देख तो नहीं रहा था ना।
फिर एक सेकंड में बॉक्स उठाया और सीधा कैशियर के सामने ठक। सेल्स गर्ल ने कैजुअली बोला, 89 युआन प्लीज। मैंने मोबाइल निकाला, जल्दी पेमेंट की और वो छोटा सा बॉक्स सीधा ट्राउजर पॉकेट में छुपा दिया। उस मोमेंट पे मुझे अपनी बचपन की आदत याद आ गई, जब कॉमिक्स में छुप छुप के खरीदता था। तब भी स्कूल के न्यूज स्टैंड से फॉरबिडन बुक्स लेके आता और वेस्ट में छुपा कर रूम में ले जाता। मैट्रेस के नीचे हाइड कर देता, क्योंकि पिलो और ड्रॉवर अनसेफ जोन थे ना। और अब इतने साल बाद बड़ा हो गया हूँ, पर फील वही है, वो सीक्रेट थ्रिल, वही वाली नर्वस हार्ट बीट। घर पहुंचा और एक राउंड इंस्पेक्शन के बाद वो बॉक्स वापस गया मेरे सेफ जोन में, मतलब मैट्रेस के नीचे। मियान मियान, खाना तैयार है। दादाजी की आवाज नीचे से आई। किचन से राइस की खुशबू हवा में आ गई थी। हाँ हाँ, आ रहा हूँ, मैंने जवाब दिया। बेड को स्मूथ किया, डोर लॉक करके नीचे चला गया। डिनर के बाद हम दोनों ने टीवी के कुछ एपिसोड्स देखे और शाम धीरे धीरे रात में बदल गई। 11 बजे के बाद दादाजी ने फाइनली कहा, मैं सो रहा हूँ। मैंने स्माइल किया, बोला, चलिए दादाजी, मैं आपको रूम तक छोड़ देता हूँ। दादाजी बेचारे कंफ्यूज आत्मा बन गए थे। मैंने उन्हें सुलाया, गुड नाइट बोला और रूम के बाहर आकर दरवाजा अच्छे से बंद कर दिया। डोर बंद करते ही मैं सीधा बेड पे जंप मारा और मैट्रेस के नीचे से वो बॉक्स निकाला। उसे देखा, फिंगर्स थोड़ी ट्रेम्बल कर रही थी और दिल एकदम फास्ट बीट कर रहा था। फिर मैंने उसे वापस पॉकेट में रखा और क्वाइटली वेट किया जब तक श्योर ना हो गया कि दादाजी सो गए हैं। देन आई स्लिप्ड आउट, स्टेयर्स क्वाइटली उतरा, शूज ऑलमोस्ट साइलेंट ऑन द फ्लोर। और जैसे ही मैं बाहर निकला, सीधा दौड़ा यान कॉन्ग शैन के कोर्टयार्ड में पहुंचा। डोरबेल बजाई और कुछ सेकंड्स बाद वो खुद आया। मुझे देख के एक सरप्राइज स्माइल दी। बस इतने स्टेप्स थे और तुम इतना दौड़ के आए हो? उसने हंसी में पूछा। मैंने पॉकेट में हाथ डाला, थोड़ा प्रेस किया, इंश्योर करने के लिए कि वो सीक्रेट बॉक्स कहीं गिर तो नहीं गया। फिर मैंने बोला, डर लग गया था कि कहीं मिडनाइट मिस ना कर दूं। उसने सॉफ्टली मेरा फेस टच किया और किचन की तरफ गया। फिर पूछा, स्प्राइट चाहिए या कोक? कोक, मैंने कहा, स्टिल ब्रेथलेस। काउच के सामने एक रेड लेदर बॉक्स रखा था, क्लासी विंटेज लुकिंग। मैं क्यूरियस हो गया। यान कॉन्ग शैन वापस आया और मेरे सामने कोक रखी और मेरी गेज देख के उसने वो बॉक्स उठाया। बोला, तुमने बोला था ना सिर्फ मेरे साथ रहना ही तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है। उसने क्वाइटली कहा, पर मैंने फिर भी कुछ लाया है। बॉक्स खोला, अंदर एक एलिगेंट स्टील चेन वाली वॉच थी। बोला, ये मेरी सिस्टर ने मुझे दी थी जब मैं कॉलेज में था। उसके बाद से मैंने कभी नहीं पहनी। अब वो नहीं है तो सोचा तुम्हें दे दूं। थोड़ी पुरानी है, पर मुझे लगा तुम डिसलाइक नहीं करोगे। उसने वो बॉक्स मेरे हाथ में दिया और मैं एकदम से स्टिल हो गया। दिल में इतना कुछ हो रहा था, पर जुबान बिल्कुल ब्लैंक। ये सिर्फ एक वॉच नहीं थी, ये उसका पास्ट का हिस्सा था और वो मुझे दे रहा था, जस्ट लाइक दैट। ये तो बहुत महंगी है, मैंने हिचकिचाते हुए कहा, बॉक्स वापस करते हुए। उसने कामली बोला, मैं वैसे भी नहीं पहनता, और बॉक्स वापस लेने की कोशिश भी नहीं की। मैंने धीरे से उसे एक्सेप्ट कर लिया, पर अंदर से गिल्टी फील कर रहा था। इतनी वैल्यूएबल चीज लेने के बाद मैं उससे और क्या मांगू। वॉच का सॉर्ड शेप पॉइंटर स्लोली मिडनाइट के पास जा रहा था। मैंने उसके ऊपर हाथ रखने की कोशिश की, पर फिर हाथ रोक लिया। ऐसा लग रहा था जैसे उसे छूकर कुछ पवित्र तोड़ दूंगा। थैंक यू, मैंने सॉफ्टली कहा और उसके लिड क्लोज करके केयरफुली वो बॉक्स मैंने कॉफी टेबल पर वापस रख दिया। फिर हल्की सी नर्वसनेस के साथ मैं बोला, एक्चुअली एक और गिफ्ट चाहिए था। पाम स्वेटी, थ्रोट ड्राई। मैंने कोक का एक कैन खोला और एक लॉन्ग सिप लिया, सिर्फ थोड़ा करेज लेने के लिए। यान कॉन्ग शैन ने सरप्राइज से पूछा, क्या चाहिए? मैंने 2 शब्द ही बोलने शुरू किए थे कि तभी बीप 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 फोन का अलार्म ही बज उठा। मैं ऑलरेडी नर्वस था और उसके सडन साउंड ने लिटरली मुझे जंप ही करवा दिया। और फिर आए हिकअप्स। उसने क्विक डबल टैप करके अलार्म ऑफ किया। स्क्रीन पे टाइम था
12 बजे। हैप्पी बर्थडे, उसने स्माइल के साथ कहा। फिर जेंटली पूछा, अब बताओ क्या मांगना था तुम्हें? मैंने लिप्स टाइट बंद कर लिए, लेकिन हिकअप्स रुक ही नहीं रहे थे। वर्ड्स बोलने की कोशिश करता, पर हर सेंटेंस हिकअप में टूट जाता। दिल में फ्रस्ट्रेशन था, ये टाइमिंग ही क्यों? फिर मैंने एक डीप ब्रेथ ली और डिसाइड किया अब छुपने का टाइम नहीं। पॉकेट में हाथ डालकर वो छोटा बॉक्स निकाला और सीधा उसके हाथों में ही रख दिया। उसने जैसे ही देखा, उसकी आंखें थोड़ी सी वाइड हो गईं। ये? मैंने आंखें नीचे कर ली, बोला, आई नो, तुम्हें लगता है मैं अभी भी यंग हूँ, पर मुझे भी तो ग्रो करना है ना। कैन यू पेशेंटली टीच मी टू हेल्प मी बिकम एन एडल्ट? मेरा फेस उस मोमेंट पे श्रिम्प जैसा रेड हो गया था। मेरे वर्ड्स ऑकवर्ड थे, पर दिल में सिंसियरिटी थी। मैं कुछ प्रूफ नहीं करना चाहता था, सिर्फ ये कहना था कि हाँ, मैं रेडी हूँ क्योंकि तुम मेरे लिए हो। वो कुछ नहीं बोला, बस मुझे देखता रहा और मेरे फिंगर्स थोड़े शेक करने लगे। एक सेकंड के लिए लगा शायद मैंने गलत टाइम चूज किया। मैंने सोचा था बस अब ये रिजेक्ट करेगा, और फिर मैं दुखी आत्मा बनके फिर एक ऑनलाइन एनोनिमस कॉन्फेशन पोस्ट बनाऊंगा कि माय बॉयफ्रेंड रिफ्यूज मी ऑन माय बर्थडे। और तब उसका हाथ आया, मुझे पकड़ा, मेरी आंखों में देखा और उसने वो बॉक्स उठाया और फेंक दिया। बस इतना बोला, साइज गलत है। मैंने आंखें उठाई और उसका चेहरा देखा। उसके चेहरे पे ना हेसिटेशन था, न शाइनेस, बस एक काम डेंजरस कॉन्फिडेंस। उसने मुझे अपनी तरफ खींचा और बिना पॉज किए मुझे किस कर लिया। पर इस बार किस डिफरेंट था, डीप, डेस्परेट था, और उसका बॉडी लैंग्वेज कह रहा था अब मैं रुक नहीं सकता। मैंने थोड़ा सा होश में आके विस्पर किया, क्या बेडरूम चलें? वो मोमेंट भर के लिए रुक गया और फिर हल्की सी स्माइल के साथ उसने अपना हाथ मेरे कपड़ों से हटा लिया। शायद उसे भी लगा लिविंग रूम राइट जगह नहीं है। फिर नेक्स्ट सेकेंड मैं लिटरली एयर में था। उसने मुझे सीधा लिफ्ट ही कर लिया था। मैंने एक छोटी सी गास्प ली, पर तुरंत ही अपना माउथ कवर कर लिया। सोचा क्यों जाग जाएगी, पर उसने काम वॉइस में कहा, साउंड प्रूफिंग बहुत अच्छी है, क्यों नहीं उठेगी। और बिना रुके वो स्टेयर्स चढ़ गया, मुझे अपनी बाहों में लिए हुए, इतना स्टेडी, इतना कॉन्फिडेंट कि उस मोमेंट में सिर्फ एक ही चीज फील हुई, आई बिलोंग देयर। सीन शिफ्ट होता है अगले दिन पर। सुबह की सनलाइट कर्टन्स के गैप से अंदर गिर रही थी, मिस्चीवियस, थोड़ी गर्म, सीधा मेरे आंखों पर। मैंने फ्रॉन किया और फेस थोड़ा छुपाया। तभी पीछे से एक फैमिलियर वार्मथ महसूस हुई। टर्न किया, यान कोंग शान को देखा और कल रात का सब कुछ याद आ गया। मैं अब एडल्ट हो गया हूँ। अब समझ आया कि लोग इस चीज को हैप्पीनेस ऑफ 95 क्यों कहते हैं। ये बस एक फिजिकल एक्ट नहीं था, ये एक रियलाइजेशन था कि मैं बदल गया हूँ। रात के अंधेरे में सब कुछ सिंपल लगता है, बातें, जज्बात, वो टच, पर सुबह जब रोशनी सब एक्सपोज कर देती है तो ऑकवर्डनेस अपने आप आ जाती है। मैंने क्विल्ट अपने ऊपर खींच ली और पूरा बॉडी उसके अंदर घुसा दिया। पीछे से उसका हाथ मेरी वेस्ट के अराउंड टाइट हुआ और उसका फेस मेरे नेक के पास रब हुआ। उसके रफ हेयर मुझे टिकल कर रहे थे। मैंने थोड़ा हिलने की कोशिश की, पर उसने मुझे और क्लोज खींच लिया। कहाँ जा रहे हो? उसने थोड़ी स्लीपी वॉइस में पूछा। लो, हस्की, थोड़ी पॉजेसिव। मैंने पूछा, टाइम क्या हुआ है? वो साइड हुआ और अलार्म क्लॉक की तरफ हाथ बढ़ाया। टाइम देखा और बोला, अभी 8 बजे हैं। 8 बज गए? मैं बेड से लिटरली जंप ही कर गया। कपड़े उठाए, हैप्पीली पहने और पैनिक होते हुए बोला, मैं वापस जा रहा हूँ। दादाजी उठ गए होंगे। अगर उन्होंने मुझे घर पर नहीं देखा तो गए काम से। यान कोंग शैन ने अपना चिन हाथ पे टिकाया और बस मुझे देखता रहा। उसके मेसी हेयर उसके फॉरहेड पर गिर रहे थे और आंखों में वो लेजी हाफ अवेक गेज। वो कुछ बोला नहीं, पर उसका लुक ही सब कुछ कह गया। स्लो, टीजिंग और थोड़ा सा पॉजेसिव। उसका वो गेज मुझे बिल्कुल तोड़ गया। ऐसा लग रहा था जैसे वो आंखों से कह रहा हो, मुझे अकेला छोड़ जाओगे? इतने क्रूअल कैसे हो सकते हो तुम? मैं लिटरली गिल्टी फील कर रहा था। दिल में एक अजीब सा पुल था, लेकिन फिर भी मैं बोल गया,
मैं जा रहा हूँ। मैंने आंखें नीचे कर ली, जल्दी से कपड़े संभाले और बिना पीछे देखे बाहर दौड़ गया। जितना ज्यादा वो देखता था उतना मुश्किल होता जा रहा था रूम से निकलना। जैसे ही स्टेयर्स उतर के लिविंग रूम तक आया, डोर के पास जाके मुझे याद आया, वो रेड लेदर बॉक्स, वो ही तो सबसे इम्पोर्टेंट था ना। मैंने जल्दी से वापस मुड़ के कॉफी टेबल से वो बॉक्स उठाया। दादाजी के घर के डोर के बाहर आके कुछ सेकंड्स के लिए रुका, सुनने की कोशिश की। अंदर कोई मूवमेंट नहीं थी। फिर धीरे से की घुमाकर मैंने लॉक ओपन किया। लगता है दादाजी अभी नहीं उठे। मैंने थोड़ी सी रिलीफ की सांस ली। स्टेयर्स पर मैं स्टेप बाय स्टेप चढ़ते हुए मैं लिटरली अपनी सांस रोक रहा था। जब डोर नॉक घुमाया, बस 1 सेकंड दूर खुलने में बाकी था कि तभी मियान मियान दादाजी की आवाज पीछे से आई, पूरी नींद भरी पर क्लियरली सरप्राइज्ड। उन्होंने पूछा, अभी घर आए हो या कहीं जा रहे हो? मैं स्टैच्यू बन गया, हाथ के पीछे लेदर केस छुपाया और धीरे से टर्न किया। दादाजी डोर के पास ही खड़े थे और उनके ऊपर कुछ मिसिंग था। मेरा दिल एकदम से रुक गया। उनके सर के ऊपर वो यूजुअल मूड वैल्यू बार जो मैं हर इंसान के साथ देखता था, गायब था। हाँ, ये कैसे हो सकता है? मैंने आंखें रब की। नहीं, कुछ भी नहीं था। पहले जब मैंने यानकोंग शान को किस किया था तो उस वक्त उसका मूड वैल्यू 1 दिन तक वैनिश हो गया था, फिर 24 घंटे बाद वापस आ गया था। पर अब तो मैंने स्लीप किया है ना उसके साथ, और अब सिर्फ उसका नहीं, बाकी लोगों का मूड भी मुझे नहीं दिख रहा। मैं एकदम स्टिल खड़ा था। अंदर एक ही थॉट घूम रहा था, क्या मेरी सिंथेसिया गायब हो गई या फिर कोई नया रूल है? क्या अब हर बार जब मैं उसके साथ और क्लोज हो जाता हूँ मेरी एबिलिटी और फेड होती जा रही है, या फिर मैं नॉर्मल हो गया हूँ? मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि ये क्या हुआ मेरे साथ। सिंथेसिया, क्या ये भी कोई टोंगजी गोंग जैसी चीज है? एक बार ब्रेक हो गई तो पावर चली गई, जैसे कोई एंशिएंट मार्शल आर्ट का रूल हो, लॉस प्योरिटी लॉस पावर। दादाजी ने तभी हाथ हिला के बुलाया, मियान मियान, क्या हुआ? मैं एकदम से रियलिटी में लौट आया। फोर्स स्माइल के साथ बोला, हाँ दादाजी, आप इतने सुबह क्यों उठ गए? मैं बस मॉर्निंग रन करके आ रहा हूँ। दादाजी की आंखें और ज्यादा गोल गोल हो गईं। मॉर्निंग रन? तू तो पहले बेड से उठता भी मुश्किल से था। हाँ दादाजी, मैंने ऑकवर्ड लाफ दिया। बोला, हेल्दी लाइफ दादाजी, एक्सरसाइज स्टार्ट्स नाउ। चलिए मैं थोड़ा फ्रेश हो लेता हूँ। और बिना उनके कुछ जवाब का वेट किए मैं अपने कमरे में सीधा ही घुस गया। दरवाजा बंद करते ही मैंने एक डीप ब्रेथ ली। ये पहली बार नहीं था। मुझे याद था जब मैंने पहली बार यानकोंग शान को किस किया था, तब भी मूड वैल्यूज गायब हो गई थी। 24 घंटे बाद वापस आ गई थी, पर इस बार कुछ अलग लग रहा था। मेन विंडो के पास गया और बाहर देखा। एक आदमी अपने कुत्ते को लेकर वॉक कर रहा था। नॉर्मली उसके सर के ऊपर मुझे उसका मूड कलर बार दिखना चाहिए था, पर इस बार कुछ भी नहीं दिखा। सच में गई क्या? मेरी सिंथेसिया गायब हो गई है क्या? मैं कुछ सेकंड्स तक बस देखता रहा, ब्लैंक स्टेयर के साथ। दिल में अजीब सा मिक्स का इमोशन था, थोड़ा कंफ्यूजन, थोड़ा रिलीफ और थोड़ा लोनलीनेस, जैसे लाइफ का कुछ हिडन फीचर एकदम से अनइंस्टॉल हो गया हो। किसी ने जबरदस्ती मेरी लाइफ से एक इम्पोर्टेंट प्लगइन निकाल दिया हो। पेनफुल नहीं था, पर एक खालीपन था जिसे मैं फिल नहीं कर पा रहा था। आखिर ये सब इतना अचानक कैसे? आया भी बिना बताए और चला भी बिना वार्निंग के गया, जैसे खुद क्रिएटर ने कोई प्रैंक खेली हो, एक अजीब एब्सर्ड सा प्रैंक। या फिर ये सिर्फ एक साबिक ड्रीम था और मैं अभी उससे जाग गया हूँ। अब जब ड्रीम खत्म हो गया तो शायद मुझे नॉर्मल लाइफ में लौटना चाहिए, एक ऑर्डिनरी इंसान की तरह।